ओके। सबसे पहली बात कि जो अपील जो टर्म है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है सीपीसी के अंदर। सो अपील जो टर्म है इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, इट इज नॉट डिफाइंड इन सीपीसी। सीपीसी में कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, राइट ऑफ अपील। अपील का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अपील का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये कोई नेचुरल राइट नहीं है, ये इनहेरेंट राइट नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा अपील अपने आप में एक स्टैट्यूटरी राइट ही होता है। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब है कि यदि कानून की किताब में अपील का प्रोविज़न है किसी बात को लेकर के तो अपील होगी, और अगर अपील का प्रोविज़न नहीं है तो अपील नहीं होगी। ये बात भी क्लियर समझिए। अब यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि अपील हमेरा हमेशा क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी राइट की तरह ट्रीट होता है। यानी हमारा स्टैट्यूट में अगर मेंशन है तो स्टैट्यूटरी राइट के तहत हम अपील फाइल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम फाइल नहीं कर सकते हैं। अपील को सूट का कंटिन्यूएशन ही माना जाता है। अपील अपने आप में सूट के अलग, सूट से अलग नहीं है, बट एन अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ अ सूट, कंटिन्यूएशन ऑफ ए सूट। जब भी कोई डिक्री पास होती है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से, और उसमें जो विक्टिम पार्टी होता है, जो अग्रीव्ड पार्टी होता है, वो अपील के लिए जा सकता है और वो अपील में जाता है। अब उस केस में क्या होता है, जो अपीलेट कोर्ट होती है, अपीलेट कोर्ट एक डिक्री पास करेगी, एंड दैट डिक्री जो होती है वो हो सकती है कि फाइनल हो जाए अगर पार्टी फर्दर अपील के लिए नहीं जाती है या उसके आगे अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अपील फाइल कर दिया, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, और हम उसके बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गए अपील लेके, सिविल अपील। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ही इज द फाइनल अथॉरिटी और वहां पर उसके आगे कोई अपील का कोई प्रोविजन है ही नहीं, कोई अपील का कोई चांस है ही नहीं, तो उस केस में इन दैट सिचुएशन अपील फाइनल हो जाएगा। जो डिक्री होगी अपीलेट कोर्ट की वो फाइनल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट एक और पार्ट समझिए, अपील के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अपील के लिए तीन चीज़ों का होना कम से कम जरूरी है। सबसे पहली बात, अपील कब होती है, जब किसी कोर्ट ने, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई डिक्री पास किया हो, कोई डिसीजन हो तब। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए जो इस डिसीजन से अग्रीव्ड होना चाहिए, यानी पर्सन अग्रीव्ड होना चाहिए, पर्सन पीड़ित होना चाहिए। और तीसरा मामला होता है जिसको हम कहते हैं कि इसको रिव्यू करने वाला एक अथॉरिटी होना चाहिए। सो रिव्यूइंग अथॉरिटी या रिव्यूइंग बॉडी, रिव्यूइंग अथॉरिटी या रिव्यूइंग बॉडी होना ही चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे अपील कितने तरह का हो सकता है। अगर हम अपील की बात करें तो अपील हमारे लिए जो है एज पर लॉ, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, हमारे कमेंट्री बुक्स के हिसाब से, या सीधे सीधे कहिए बैरक्ट के हिसाब से, अपील जो होता है वो पांच तरीके का हो सकता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अपील। पांच तरह का अपील हो सकता है। सबसे पहला एक समझिए, जब हम बात करते हैं अपील की तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, यानी ओरिजिनल डिक्री, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई डिक्री पास करी और उस डिक्री के, ओरिजिनल डिक्री के बाद हम अपील फाइल करते हैं तो वहाँ से एक अपील का टाइप निकला, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इसका जिक्र किया गया है सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 99 ए में, और ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर 41 में। उसके बाद दूसरा मामला आता है जिसको हम कहते हैं अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, यानी अपीलेट कोर्ट ने डिक्री पास करी और अपीलेट कोर्ट के डिक्री के बाद, यानी कि सेकंड अपील हो गया, तो सेकंड अपील के बाद जो मामला आएगा उसको हम कह सकते हैं अपील। इन सेकंड अपील, सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट आया, यानी अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री, अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री। फर्स्ट अपील खत्म, सेकंड अपील आया तो इसके लिए भी प्रोविजन है, एंड दैट इज सेक्शन, सेक्शंस हमारा लग गया 100 to 103, 100 to 103, और ऑर्डर लगेगा ऑर्डर 42, ऑर्डर 42। तीसरा मामला आता है जिसमें हम बात करते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर,
अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है सेक्शन, सेक्शन आता है 104 से लेकर के 106 तक। और ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर 43। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ तीसरा मामला आता है जो हम कहते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर, यानी ऑर्डर पर ही अपील हो सकता है। तीन सिचुएशन हो गए। पहले सिचुएशन में कहा डिक्री जब होगी, ओरिजिनल डिक्री होगी वहां से, जब कहता है अपीलेट डिक्री होगी वहां से। तीसरा कहता है नहीं, ऑर्डर से ही अपील हो सकता है। और चौथा मामला होता है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। चौथा मामला होता है जिसमें हम बात करते हैं अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स। इंडिजेंट पर्सन्स, ये हमारा होता है ऑर्डर 44 में। तो ये तो अपने को पता है इंडिजेंट पर्सन कौन है, भी रिसेंटली हम उन्होंने डिस्कस किया है। और उसके बाद लास्ट होता है जिसे हम कहते हैं अपील्स लास्ट होता है जिसको कहते हैं अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ये हमें मिलता है सेक्शन 109, 109, 112। और ऑर्डर में देख बात करेंगे तो ऑर्डर 45। तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से देखिए तो यहाँ पर हमारे को क्या मिला, ओरिजिनल डिक्री में आए तो ऑर्डर 41, उसके बाद आइए तो ऑर्डर 42, अपील फ्रॉम यहाँ से आइए तो ऑर्डर 43, और इसके बाद यहाँ आइए तो ऑर्डर 44 और ऑर्डर 45। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट में, ऑर्डर 41 से लेकर के ऑर्डर 45 तक पूरा का पूरा जो मामला है वो अपील के कॉन्सेप्ट को ही डील करता है। इट टोटली डील्स विथ अपील। ऑर्डर 41 में ओरिजिनल डिक्री से अपील होती है। ऑर्डर 42 में अपीलेट डिक्री के अपील की बात करते हैं। ऑर्डर 43 में ऑर्डर की अपील होती है। ऑर्डर 44 में इंडिजेंट पर्सन की अपील होती है। ऑर्डर 45 में सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑर्डर में। अगर यही बात हम लोग सेक्शन के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो क्या मिलेगा, सेक्शन 96, सेक्शन 96 से लेकर के 99, उसके बाद यहाँ पर आइए तो 100, 100 से 103, देन 104, 104, 106 तक। उसके अलावा नेक्स्ट आइए तो 109 और 112। अब इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है सेक्शन में, जो यहाँ पर ध्यान देना है। ओरिजिनल डिक्री से अपील करेंगे तो 196 से 99, 99A तक। अगर अपीलेट कोर्ट की डिक्री से अपील करेंगे तो सेक्शन 100 से 103 तक। अगर हम ऑर्डर से अपील में जाएंगे तो सेक्शन 104 से 6 तक। लेकिन अब इंडिजेंट पर्सन के लिए कोई सेक्शन पॉसिबल, इंडिजेंट पर्सन के लिए कोई भी सेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए सेक्शन दिया नहीं है। उसके अलावा कहाँ सीधे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर सेक्शन में 4 ही जगह है, जबकि ऑर्डर में जाएंगे तो 5 पॉइंट है। यानी 5 ऑर्डर से 41, 42, 43, 44 और 45। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए अपील क्या होती है, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अपील्स अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनल डिक्री से अपील। इसमें आइए तो बात क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन 96 का सब सेक्शन 1। सेक्शन 96 का सब सेक्शन 1 बहुत क्लियर कहता है क्या, सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। तो मामला क्या है, सिंपल सा मामला है। सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री से अपील की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल डिक्री से अपील का मामला है कि जो कोर्ट है, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है और पहली बार उस कोर्ट ने मैटर डिसाइड करके दिया है, और उसके बाद उसी की जो डिसाइडेड डिक्री है उसको लेकर के हम फर्दर अपील में जा रहे हैं। सो दैट इज सेक्शन नंबर 96 सब सेक्शन 1। अगर इसके सब सेक्शन 2 में जाएंगे तो बहुत क्लियर कहता है कि भाई
एंड एक्स पार्टी ओरिजिनल डिक्री भी अपीलेबल होती है, और एक्स पार्टी डिक्री का हम क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। 96 का 3 अगर देखते हैं तो यहाँ पर कहता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम ए डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। मतलब बहुत क्लियर है कि जहाँ पर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई डिक्री पास करी है और वो डिक्री विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के कंसेंट के बाद कोई डिक्री पास हुआ है, तो वैसे अपील को हम, सॉरी, वैसे वैसे मैटर का, वैसे डिक्री का अपील नहीं हो सकता है। अगर कोई डिक्री कंसेंट डिक्री है तो उसका अपील नहीं किया जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब बहुत सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सिंपल ये कह रहा है कि भाई अगर कंसेंट डिक्री है तो अपील नहीं होगी। तो ये बात क्या निकल के आई कि अगर स्टैट्यूट में मेंशन है, इफ देयर इज स्ट्रिक्टली मेंशन इन द स्टैट्यूट कि नहीं हो सकती है तो नहीं होगी, अगर मेंशन किया कि हो सकती है तो हो सकती है। तो यहां पर मेंशन कर दिया नहीं हो सकती है, मतलब फर्दर अपील नहीं होगी जहां पर कंसेंट ऑफ द पार्टीज है डिक्री के मामले में। नेक्स्ट 97, 97 सिंपली ये कहता है कि जहां पर कोई पार्टी अपील नहीं करती है, जहां पार्टी डज नॉट अपील फ्रॉम ए प्रीलिमिनरी डिक्री, he cannot challenge the preliminary decree in appeal from the final decree। what it means, इसका सिंपल मतलब ये निकलता है जहां पर कोई पार्टी अपील नहीं करती है प्रीलिमिनरी डिक्री से, तो जो पहली बार डिक्री मिली वो प्रीलिमिनरी डिक्री, और प्रीलिमिनरी डिक्री से आपने अपील नहीं करी, तो जब आपने प्रीलिमिनरी डिक्री से अपील नहीं की तो आप प्रीलिमिनरी डिक्री को अपील में नहीं चैलेंज कर सकते हैं, या फाइनल डिक्री से उसको अपील में नहीं ला सकते हैं। ही कैन नॉट चैलेंज द प्रीलिमिनरी डिक्री इन अपील फ्रॉम द फाइनल डिक्री। दिस इज द पॉइंट। तो यहां पर हमारे लिए क्या निकल के आया, सीधा सा कॉन्सेप्ट, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, और इसके लिए हम कहां देखते हैं, ऑर्डर 41। ओके। अब सवाल ये उठता है कि भाई अपील फाइल कर कौन सकता है। यहाँ पर तो हमारा सबसे पहला पार्ट हुआ कि कौन सा अपील हो सकता है, कौन सा अपील नहीं हो सकता। हम यहाँ पर अपील की बात करते हैं, तो कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो जो एक्सप्रेसली बार्ड नहीं है, जो एक्सप्रेसली बार्ड नहीं है उसका अपील होगा, बट जो एक्सप्रेसली बार्ड है उसका अपील नहीं होगा। ओके। नाउ अब इसमें आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 96 का सबसेक्शन 4 क्या लिखता है, 10,000 रुपये तक का अगर मैटर है तो फिर उसका अपील नहीं होगा। अब हम सर पीट के रह जाएं, अगर 10,000 रुपये तक का मामला है तो उसका अपील कहीं भी हो नहीं सकता। तो क्या लिखते हैं, नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम ए डिक्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाई court of small causes when the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees। तो क्लियर कर दिया, डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज, डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपये तक के मामले का अपील नहीं होने वाला है। नाउ अपील कौन सॉरी, अपील कौन कर सकता है, हु कैन अपील। अब यहाँ इस पर बात कर लेते हैं, हु कैन अपील, अपील कौन कर सकता है। देखिए सीपीसी कहता है भाई कौन अपील कर सकता है और कौन अपील नहीं कर सकता है। कहता है कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है, एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड अगेंस्ट डिसीजन, किसी डिसीजन से कोई पर्सन अग्रीव्ड है तो वो अपील फाइल कर सकता है। तो यहां पर लिख लीजिए, ए पर्सन हैविंग ए ग्रीवेंस, GRIEVANC, ग्रीवेंस against a decision can file an appeal। पहली बात तो ये हो गई क्लियर, कोई भी पर्सन जो क्या कर सकता है, अग्रीव्ड है अगेंस्ट डिसीजन, वो अपील फाइल कर सकता है। नंबर 2, नेक्स्ट, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री।
एन अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री मे बी प्रेफर्ड बाय एनीवन। अब यहां पर क्लियर करेंगे, अगर ओरिजिनल डिक्री से अपील होती है तो भाई कौन कौन कर सकता है? तो वो पर्सन कर सकता है जो कि एडवर्सली अफेक्टेड है, जिसको की तकलीफ है। तो यहां पर हम कह सकते हैं एनी पार्टी, पर्सन नहीं होगा, एनी पार्टी टू द सूट एडवर्सली अफेक्टेड। जो एडवर्सली अफेक्टेड है वही यहां पर केस फाइल कर सकता है, एडवर्सली अफेक्टेड किस चीज से? बाय द डिक्री। तो डिक्री से एडवर्सली जो अफेक्टेड है वो सूट फाइल कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, बी, एनी ट्रांसफरी, क्लियर, एनी ट्रांसफरी ऑफ द इंटरेस्ट, ऑफ द इंटरेस्ट प्रोवाइडेड हिज नेम इज इंटर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। सो कोई भी ट्रांसफरी जिसका इंटरेस्ट है, हित है, बशर्ते कि उसका नाम रिकॉर्ड में होना चाहिए वो। तीसरा, एन ऑक्शन परचेजर, एन ऑक्शन परचेजर, एन ऑक्शन परचेजर, ऑक्शन परचेजर भी अपील फाइल कर सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब देखिए, तो यहां पहला पार्ट तो हमने क्लियर करा। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। सेक्शन 98 यहां पर बहुत क्लियर मेंशन किया है। कहते हैं जहां पर कोई अपील इज हर्ड बाय ए बेंच ऑफ टू और मोर जजेस, जहां पर कोई अपील की सुनवाई होती है दो या दो से अधिक जजेज के द्वारा, द अपील शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विथ द ओपिनियन ऑफ सच जजेज और मेजॉरिटी ऑफ सच जजेज। मतलब सीधा यहां पर निकल के आया, यही मैंने लाइन पढ़ी। कहते हैं जहां पर कोई अपील जिसकी सुनवाई बेंच किसने है, दो या दो से अधिक जजेज की बेंच ने सुनवाई करी, तो अपील शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विथ द ओपिनियन। तो इसमें क्या करना है? अगर दो जज हैं, तीन जज हैं, तो उनके ओपिनियन के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर तीन जज हैं तो 3-2 के रेशियो से होगा। जिधर मेजोरिटी होगी उनके फेवर में जजमेंट जाएगा, उनके फेवर में डिक्री पास होगी। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। एंड वेयर देयर इज नो मेजोरिटी, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि उस केस में सच डिग्री शैल बी कंफर्म्ड। अब वो किसी इवन नंबर को नहीं जाकर के और नंबर को जाएगी और वहां से वो डिसाइड होगा। कहने का मतलब बड़ा सीधा है। मान लीजिए दो जजेस की बेंच है, यहाँ लिखा ना टू और मोर, तो दो जजेस की बेंच है। अब दोनों का अलग अलग ओपिनियन है, एक कहते हैं मिलना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। एक कहते हैं फेवर में जाना चाहिए, एक कहते हैं अगेंस्ट में जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया? अलग अलग ओपिनियन हो गया। तो अलग अलग ओपिनियन के केस में ये मैटर किसी थर्ड जज साहब के पास जाएगा और ये डिसाइड करके बताएंगे कि क्या जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो सिंपल सा पार्ट है, कुछ इसमें तामझाम नहीं है। बस इतना कहते हैं कि जहां पर दो जजेज हैं या इवन नंबर ऑफ जजेज हैं जो अपील की सुनवाई करते हैं और उनके बीच में ओपिनियन जो है पॉइंट ऑफ लॉ पर अलग अलग हो जाता है, इन दैट कंडीशन उस अपील की सुनवाई एक या एक से अधिक जजेज के द्वारा किया जाएगा और उनके तरफ से जो मैटर डिसाइड किया जाएगा वही फाइनल रह जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेक्शन 99 सी। सेक्शन 99, 99 में क्या बोला गया? सेक्शन 99 सीपीसी कहता है कि किसी भी डिक्री को रिवर्स नहीं किया जाएगा, सब्सटैंशियली वैरी नहीं किया जा सकेगा, एंड नो केस शैल बी रिमांडेड इन अपील ऑन अकाउंट ऑफ द टू रीजंस। पहला रीजन क्या? ये बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अगर याद हो तो। कहता है कि अगर मिस ज्वाइंडर होगा, नॉन ज्वाइंडर पार्टीज का होगा, तो इस आधार पर क्या नहीं करेंगे, हम मामले को खत्म नहीं कर सकते। यहाँ पर मामले का सब्सटेंशियल मैरिज जो होगा वो यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा कहते हैं जहाँ पर डिफेक्ट होगा या इरेगुलरिटी होगी इन एनी प्रोसीडिंग इन द सूट नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, तो वैसे मामले में भी सेक्शन 99 का रूल आता है और वो कहता है
कि नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड, यानी कोई भी डिक्री रिवर्स नहीं की जाएगी, ना ही उसमें सब्सटेंशियली कोई परिवर्तन किया जाएगा। एंड नो केस शैल बी रिमांडेड इन अपील, और किसी भी मामले को अपील में रिमांड नहीं किया जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ दी दीज टू मेंशन रीजन। ओके, तो सेक्शन 99। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जिसको हम कहते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर इन अपील्स। अपील क्या, प्रोसीजर क्या है? अगर सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल डिक्री से, अगर कोई होता है तब ओरिजिनल डिक्री। सो ओरिजिनल डिक्री से अगर कोई अपील होती है तो उस अपील का करने का तरीका क्या है, उस अपील को करने का प्रोसीजर क्या है, वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है हमें, हमें बस ये देखना है कि भाई कौन सा ऑर्डर लग रहा है। तो ऑर्डर हमारा कौन सा लग रहा है, 41। रूल कौन सा लग रहा है, तो 1। सो ऑर्डर 41, ऑर्डर 41। देखिए मैं निकालता हूँ। देखिए ये रहा हमारा ऑर्डर 41। लेट्स सी। देखिए ऑर्डर 41 अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अब यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे प्रोसीजर डील किया गया है। ऑर्डर 41 रूल 1 में क्या मेंशन करते हैं? ऑर्डर 41 का जो रूल 1 है वो सीधे सीधे ये कहता है कि हर एक अपील, एवरी अपील शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय मींस ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ अपील। सो ऑर्डर 41 रूल 1 कहता है कि जो भी अपील है वो सीधे सीधे कैसे इंस्टीट्यूट होगा, वो मेमोरेंडम ऑफ अपील के जरिए ही इंस्टीट्यूट होगा। दूसरी बात कही गई कि जो मेमोरेंडम होगा, मेमोरेंडम मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय ए कॉपी ऑफ जजमेंट। तो जब भी कोई मेमोरेंडम हम फाइल करेंगे तो उसमें कॉपी ऑफ जजमेंट तो हमें लगाना ही लगाना है, कॉपी ऑफ जजमेंट भी हमें ऐड ऐड ऑन करना है। नाउ दूसरा मामला, जो हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील की, तो मेमोरेंडम ऑफ अपील का कंटेंट क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ अपील में हमने क्या लिखना है? तो यहाँ पर आता है मेमोरेंडम ऑफ अपील का कंटेंट जो कि मिलता है अपने को ऑर्डर 41 रूल नंबर 2 सब रूल नंबर 2। यहाँ पर है ऑर्डर 41 रूल 1 रूल 2, यहाँ पर रूल 2 कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। क्या लिखते हैं? द मेमोरेंडम शैल द मेमोरेंडम शैल सेट फोर्थ concisely and under distinct heads the grounds of objection to the decree appealed from without any agreement or narrative, and such grounds shall be numbered consecutively। बस सिंपल है, जो ग्राउंड है उसको क्या करना है, कंजिक्यूटिव वे में लिख रहा है। मतलब क्या कि जब हम अपील फाइल करेंगे तो अपील में हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले होगा मेमोरेंडम ऑफ अपील। मेमोरेंडम ऑफ अपील नंबर 1 सबसे पहला नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अपीलांट प्लस रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट और अपीलांट का डिस्क्रिप्शन और नाम पता ये तो रहना ही रहना चाहिए। दूसरा ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन लेने का क्या आधार बनता है, वो क्यों लिया गया फर्स्ट अपील के बाद, यानी जो पहले अपील आप कर रहे थे, डिक्री मिली थी उसके बाद अपील क्यों ला रहे हो वो। तीसरा सबसे जरूरी पार्ट सिग्नेचर ऑफ अपीलांट। सिग्नेचर ऑफ अपीलांट, अपीलांट का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और उसके वकील साहब का यानी प्लीडर का सिग्नेचर होना चाहिए।
नंबर 4, कॉपी ऑफ जजमेंट, कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिक्री अपील्ड फ्रॉम। नेक्स्ट, पांचवा, सेकेंड अपील अगर होगा तो, सेकेंड अपील होगा तो कॉपी ऑफ द ट्रायल कोर्ट जजमेंट, कॉपी ऑफ द सॉरी ट्रायल कोर्ट जजमेंट, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट का कॉपी, ये यहां पर मेंशन करना है। तो यहां पर हमारे लिए क्या तीन बातें बड़ी क्लियर हो गई। सबसे पहला, कौन अपील फाइल कर सकता है, कब अपील फाइल कर सकता है, किस कंडीशन में अपील फाइल कर सकता है, अपील फाइल करने का प्रोसीजर क्या है। तो अपील फाइल करने का जैसे ही प्रोसीजर वर्ड आ गया, इसका मतलब है ऑर्डर लग जाएगा, ऑर्डर 41, क्योंकि प्रोसीजरल पार्ट कहाँ है, ऑर्डर में दिया हुआ है। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील की बात करते हैं। तो कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, तो कंटेंट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, तो ये आपको मैंने मेंशन कर दिया। नाम जाएगा, पता जाएगा अपिलांट और रिस्पोंडेंट का, किस ग्राउंड पर ऑब्जेक्शन ले रहा है वो जाएगा, सिग्नेचर अपिलांट और प्लेडर का जाएगा, इसके अलावा जजमेंट की कॉपी जाएगी, और अगर सेकंड अपील हम कर रहे हैं तो जो कॉल्ड जो हमारा कोर्ट का जजमेंट का कॉपी भी अप्लाई हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या करा, अपील फाइल कर दी। ध्यान से सुनिएगा, हमने अपील फाइल कर दी। तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट हमारे अपील पर क्या कर सकता है, दैट इज ए पॉइंट। अ पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट। सो अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है, क्या पावर्स दिए हुए हैं उसके, वो यहां पर हमें मेंशन करना है बस। तो हम जब बात करते हैं अपीलेट कोर्ट की पावर की, तो ये कहाँ से मिलना है, 96 से लेके 108 के बीच में, और ऑब्वियसली ऑर्डर 41 में मिलेगा, रूल 23 से 33 के बीच में। क्या क्या पावर है, तो सबसे पहला पावर जो अपीलेट कोर्ट के पास है, यानी हमने अपील फाइल कर दिया, अब अपीलेट कोर्ट क्या करेगी, तो अपीलेट कोर्ट के लिए कहता है कि पावर टू डिसाइड द केस फाइनली। तो अपीलेट कोर्ट का काम है कि केस को पूरा कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दे। सो पावर to decide the case फाइनली। सो फाइनली केस को डिसाइड करने का पावर किसके पास है, हमारे सो कॉल्ड अपीलेट कोर्ट के पास है। तो सेक्शन लग गया हमारा 107, सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए रूल नंबर 24। उसी तरीके से दूसरा मामला, पावर टू रिमांड। सो पावर टू रिमांड की जो बात करते हैं, तो पावर टू रिमांड मिलता है सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी, और रूल में जाएंगे तो रूल 23 से लेके रूल 23 ए तक के बीच में आता है पावर टू रिमांड। नेक्स्ट, तीसरा मामला, पावर टू फ्रेम इश्यूज, ये भी किसके पास है, हमारे सो कॉल्ड अपीलेट कोर्ट के पास। तो पावर टू फ्रेम इश्यूज, इशू फ्रेम करने का पावर, तो ये हो गया सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी, और यहां पर मिल गया रूल 25 से 26, रूल 25 से 26। नेक्स्ट, चौथा मामला, फोर्थ वन, पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस, पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस। तो जैसे ही हम बात करते हैं पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस, तो यहाँ पर लग गया हमारा सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर डी, और रूल्स हमारा अप्लीकेबल होता है 27 से लेके 29 तक। ओके, लास्ट, पावर टू मॉडिफाई डिक्री, पावर टू मॉडिफाई डिक्री, दैट इज रूल नंबर 33। तो यहां पर हम बात करते हैं अपीलेट कोर्ट क्या क्या कर सकती है, जब अपील उनके कोर्ट में जाएगा, अपील हम फाइल कर देंगे तब क्या करेगी अपीलेट कोर्ट, दैट इज द पार्ट। नाउ नेक्स्ट, अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ आती है कि जब कोर्ट में चला गया मामला अपीलेट कोर्ट में, तो वहाँ पर प्रोसीडिंग को रोकने का अधिकार है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग डील करते हैं।
तो देखिए ये सब जो हम लोग डील कर सकते हैं ये हम लोग डील कर लेंगे ऑर्डर 41 से, और ये हमारे निकल के आता है ऑर्डर 41 के रूल 5 से। सी स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। पहले चीज को समझते हैं, पहले मामले को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर करा है कि जब अपीलेट कोर्ट, सबसे पहली बात यहाँ पर क्लियर करी इन्होंने, प्रोसीडिंग पर रोक लगाना। देखिए मामला क्या है, अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि प्रोसीडिंग पर रोक लगा सकता है, क्या लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, दैट इज द पॉइंट। ऑर्डर 41 का रूल नंबर 5 और सब रूल 1 कहता है अपील शैल नॉट ऑपरेट एज स्टे ऑफ प्रोसीडिंग। अगर कभी भी अपील अगर फाइल किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसीडिंग पर रोक लग जाएगी ऑटोमेटिकली, या एग्जीक्यूशन पर रोक लग जाएगी ऑटोमेटिकली। एग्जीक्यूशन पर रोक नहीं लगता है। देखिए ऐसा मामला कब होगा, ये हम लोग जनरल आइडिया ले रहे हैं। मान लीजिए जहां पर क्या किया हमने, एक फर्स्ट प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री, दो तरह की डिग्री होती है। हमने क्या किया, प्रीलिमिनरी डिग्री पे अपील फाइल कर दी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं, कर दिया हमने। अब हम मान लीजिए अपील में चले गए और हम, और नीचे प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, ऐसा भी सिचुएशन है, तो नीचे की कोर्ट का प्रोसीडिंग बंद नहीं हो जाएगा, वो प्रोसीडिंग चलती रहेगी, उससे प्रोसीडिंग पर फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोर्ट ने एग्जीक्यूशन भी करने के लिए कह दिया है तो एग्जीक्यूशन पर रोक नहीं लग जाएगा। अच्छा ये तो छोड़िए, इससे आगे भी बढ़ जाते हैं, दूसरा मामला भी समझिए। मान लीजिए कि कंप्लीट डिक्री हो गया, कंप्लीट डिक्री, जजमेंट हो गया, डिक्री हो गई, सब फाइनल हो गया, पार्टी एक चली जाती है अपील में। जब पार्टी अपील में चली गई तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, भाई एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, जनाब एग्जीक्यूशन कर दो। तो अपीलेट कोर्ट के पास पावर तो है कि एग्जीक्यूशन को रोक देगा, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं रोकेगा। अपीलेट कोर्ट में फॉर सफिशिएंट रीजंस ऑर्डर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री, एंड दैट इज गिवन इन ऑर्डर 41 रूल नंबर 5 सब रूल नंबर 1। दूसरा, ऑर्डर 41 रूल नंबर 5 सब रूल नंबर 2, व्हाट इज दिस। इसमें एक बात बहुत क्लियरली मेंशन करी है इन्होंने, एक बात यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन करी, एंड व्हाट इज दैट। देखिए ये एग्जीक्यूशन तो सबको पता है कि एग्जीक्यूशन क्या होता है। एग्जीक्यूशन ही वो स्टेज है जहां पर फाइनली जो असली डिक्री होल्डर है उसको मलाई मिलती है, डिक्री होल्डर को बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज कागज के टुकड़े से किसको बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ नहीं होना है। सिविल मैटर में खास करके, मैंने आपको सिविल कोर्ट हूं, मैंने ऑर्डर पास कर दिया, ओके ओके आपको, चलिए मैं आपको कब्जा दिला देता हूं, कब्जा मिल जाएगा, नो। मैं ऑर्डर लिख देता हूं कि हाँ चलो भाई आपको पैसा मिल जाएगा, विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा, आंसर इज नो। तो जब तक वो पैसा आपके अकाउंट में रियल में नहीं आएगा, जब तक आपको वास्तविक कब्जा नहीं मिलेगा, रियल पोजीशन नहीं मिलेगा, तब तक आप कह सकते हो कि हुआ, द आंसर इज नो अगेन, द आंसर इज नो, अगेन नो। यहां पर कह रहा है कि अगर हम अपील में चले जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे की कोर्ट की प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और ये बहुत बार सही है, बहुत बार ये सही होती है। जैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर भी होता है, मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया और हम क्या कर रहे हैं, कॉग्निजेंस को ही चैलेंज कर दिए। मजिस्ट्रेट साहब ने नीचे कॉग्निजेंस लिया और अपोजिट पार्टी जो है क्यूज है वो कॉग्निजेंस को ही चैलेंज कर दे। अब कॉग्निजेंस को ले जाके उसने हाई कोर्ट में डाल दिया 482 के अंदर। अब जैसे 482 सीआरपीसी के अंदर डाल दिया तो वहां पर क्या है, अब वहां पर मामला पेंडिंग चलेगा, एक दिन में तो सुनवाई होनी चाहिए हाई कोर्ट में। तो क्या नीचे की प्रोसीडिंग बंद हो जाएगी, द आंसर इज नो, नीचे की प्रोसीडिंग बंद नहीं होगी। हाँ लेकिन कुछ मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो नीचे की प्रोसीडिंग को रोक रखते हैं और डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाएगी। कुछ मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो सीधे सीधे कहते हैं भाई आप मेरे को स्टे ऑर्डर दिखाओ। कहीं पर हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है क्या कि जो ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उस पर रोक लगाई जाती है, स्टे लगाया जाता है। अगर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग का मामला है, ऑर्डर है, तो ठीक है हम रोक देंगे, अगर नहीं है तो नहीं रोकेंगे। तो अपील का मतलब ये नहीं होता है कि नीचे की प्रोसीडिंग रुक जाएगी, अपील का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग रुक जाएगी। हाँ रुक सकती है, रुक सकती है, उसके लिए यहां पर दिया है प्रोविजन, और ये दिया हुआ है यहां पर देखिए, सी ऑर्डर 41 रूल नंबर 5 और सब रूल 3, यहां पर हो गया 1
टू और ये थ्री, देखिए यहां पर नो ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी मेड सो एंड सो अनलेस द कोर्ट मेकिंग इट सेटिस्फाइड, इट इज सेटिस्फाइड, किस बात से, मतलब कब रोक सकते हैं, बोले दैट सब्सटेंशियल लॉस में रिजल्ट टू द पार्टी अप्लाइंग फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन अनलेस ऑर्डर इज मेड। अगर सब्सटेंशियल लॉस हो जाएगा, अगर नहीं रोका गया तो सब्सटेंशियल लॉस हो जाएगा, इसीलिए इसीलिए यहां पर क्या कर देना है, स्टे लगा देना है। दूसरा, एप्लीकेशन हैज बीन मेड विदाउट अनरीजनेबल डिले, अगर एप्लीकेशन जो लगाया गया बिना अनरीजनेबल डिले के लगा गया तो भी उसमें केस में आप रोक सकते हैं, यानी एज ए कोर्ट आप रोक सकते हैं, स्टे पर प्रोसीडिंग पर स्टे लगा सकते हैं। सिक्योरिटी हैज बीन गिवन बाय द एप्लीकेंट फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ सच डिक्री और ऑर्डर एज में अल्टीमेटली भी बाइंडिंग अपॉन हिम, तो अल्टीमेटली वो बाइंडिंग हो। सो दीज आर द थ्री ग्राउंड्स बेसिकली जिसके आधार पर हमारी जो कोर्ट है वो स्टे लगा सकती है, बट वो बाध्य नहीं है, इन कंडीशंस में चांसेस हैं कि लगाया जा सकता है। सो नो ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी मेड, सब रूल 1 सब रूल 2, अनलेस द कोर्ट मेकिंग इट इज सेटिस्फाइड, तो अगर कोर्ट ने ये सेटिस्फाई हो गया तो लगेगा, नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट मुद्दे पर। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड अपील, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर, सेकंड अपील। सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट सेक्शन 100 से लेकर के 103 के बीच में, ऑर्डर में जाएंगे तो 42, रूल 1 से लेके रूल 3 तक के बीच में। तो पहला होता है ओरिजिनल डिक्री से, दूसरा होता है सेकंड अपील, अपीलेट डिक्री से निकला तो सेकंड अपील। देखिए सेकंड अपील क्या होता है, यहां पर हमने क्या किया, पहली बार सूट फाइल किया, फर्स्ट टाइम हमने सूट फाइल किया, केस फाइल किया। जब केस यहां पर मेरा चला उसके बाद क्या मिला, डिक्री। इस डिक्री के खिलाफ मेरे को तकलीफ हुई और इस डिक्री के खिलाफ मैं चला गया कहां पर, अपीलेट कोर्ट में। सो यहां पर मैंने फाइल कर दिया अपील, तो यहां पर जो अपील फाइल किया ये हो गया फर्स्ट अपील। और ये फर्स्ट अपील के डिक्री पर, फर्स्ट अपील में फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है, यहां जो डिक्री हुआ और इस डिक्री को फिर मैं लेके आ गया, ये हो गया सेकेंड अपील। तो जो सेकेंड अपील होता है वो हाई कोर्ट में जनरली, इन जनरल सामान्य तौर पर होता है। तो सेक्शन 100, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सेक्शन 100 ऑफ द सीपीसी बेसिकली डील्स विथ द सेकंड अपील का प्रोविजन, और इसमें बहुत क्लियरली कहा है कि हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड इन अपील बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, यहां पर आप ला सकते हैं। बट यहां पर क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि सेकेंड अपील में सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डील किया जाता है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब यहां पर यह टर्म भी अपने आप में तकलीफ देता है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कानून के बिंदु पर, जरूरी कानून के बिंदु पर ही बहस होगी और किसी चीज पर नहीं। यहां फैक्ट पर कहानी नहीं होगी कि मेरे पास 4 कट्ठा जमीन है कि 4 बीघा जमीन है कि 40 करोड़ का जमीन है या 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है। भाई ये बताइए लॉ ने कहाँ गलती करी, कोर्ट ने किस सेक्शन के अंदर गलती करी, ये बताइए मेरे को, सेक्शन बताइए, ऑर्डर बताइए, रूल्स बताइए, सब रूल बताइए, प्रोविजन बताइए, सब सेक्शन बताइए, ये सारी चीजें मुझे बताइए। अगर आप सेकेंड अपील में आ रहे हैं तो ये बताइए कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने कहां पर गलती करी, लॉ के किस प्रोविजन का उल्लंघन किया, वायोलेशन किया, दैट इज रिक्वायर्ड, वो जरूरी है, आलतू फालतू चीजें नहीं सुननी है। इसमें भी वही कहानी पुरानी वाली, मेमोरेंडम ऑफ अपील जाएगा ऑब्वियसली। अब यहां पर जो मैंने बात बताई उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही डिस्कस किया जाता है। अब आइए इस पॉइंट पर, सब्सटैंशियल सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही डील किया जाता है सेकेंड अपील में, सेकेंड अपील में। अब यह कैसे पहचानेंगे कि कोई क्वेश्चन, कोई मैटर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो इसका जवाब बहुत क्लियर आता है, कहता है वेदर इट इज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, क्या ये जनरल इंपॉर्टेंस का मैटर है, वेदर इट इज जनरल इंपॉर्टेंस,
एक बात। दूसरा, वेदर इट डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। भाई जिस मुद्दे को आप लेकर के आ रहे हो, क्या वो सीधे सीधे डायरेक्टली या सब्सटेंशियली पार्टीज के राइट्स को अफेक्ट करता है या नहीं करता है? सो अफेक्टिंग the rights of the parties directly or indirectly, या parties directly and substantially. नेक्स्ट, तीसरी बात, क्या ये अफेक्ट करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज को? वेदर इट अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। सो राइट्स ऑफ द पार्टीज, इस पर सीधे अफेक्ट डालता है या नहीं डालता है, इस पार्ट को भी कंसीडर करेंगे। तो ये 3 पॉइंट अगर आपने डील कर लिया तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वास्तव में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। बिकॉज सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नॉट डिफाइंड इन दी सीपीसी एनीवेयर। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 100A, यानी सेक्शन 100A। इसमें क्या लिखा है? ये बड़ा सिंपल मामला कहता है, कहते हैं जहां पर कोई अपील किसी ओरिजिनल या अपीलेट डिक्री के माध्यम से हुआ है, जहां पर कोई अपील किसी ओरिजिनल या अपीलेट डिक्री के माध्यम से हुआ है और जिसमें या ऑर्डर की सुनवाई हो चुकी है, उसको सिंगल बेंच की जज ने सुनवाई कर दिया है। नो फर्दर अपील शैल लाई फ्रॉम दैट जजमेंट और डिक्री। अब वहां से कोई फर्दर नहीं हो सकता है अपील नहीं होगी, यानी सिंगल जज ने कर दिया, अब डिवीजन बेंच में लाने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब समझिए, जब हम सेकंड अपील की बात करते हैं तो सेकंड अपील में सिंगल जज है कि डिवीजन बेंच है, दैट इज नॉट एन इश्यू। अब ये मत कहिए कि सर सिंगल बेंच थी तो अब हम इसको डिवीजन बेंच में ले जाएंगे और हाई कोर्ट में लेके आएंगे और वो थर्ड अपील नहीं, थर्ड अपील का कोई ऑप्शन नहीं, सेकंड अपील बस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नो सेकेंड अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 100। तो सेक्शन 100 में जो ग्राउंड दिया गया है उसी आधार पर सेकेंड अपील लाई करता है और कोई दूसरा तीसरा मौका नहीं है जिस पर सेकेंड अपील लाई करता है। सेक्शन 101 के अलावे चलिए 102, नो सेकेंड अपील इन सर्टेन केसेज। कुछ मामलों में सेकेंड अपील नहीं होता है, जैसे यहां पर क्लियरली मेंशन करा है, नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी डिक्री when the subject matter of the original suit is for a recovery of money not exceeding 25,000 rupees। सो 25,000 रुपए तक का रिकवरी ऑफ मनी का मामला है, उसमें सेकंड अपील लाई नहीं करेगा। अब यहां स्टैट्यूट में लिख दिया मतलब लिख दिया, मतलब नो अपील मतलब नो अपील, कोई अपील अब कहीं से भी नहीं किया जा सकता है। नाउ अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमिन इश्यूज ऑफ फैक्ट। हाई कोर्ट के पास पावर है डिटरमिन करने का इशू ऑफ फैक्ट को, दैट इज सेक्शन नंबर 103। 103 क्या कह रहा है? सेक्शन 103 क्या कह रहा है? सेक्शन 103 सीधे सीधे ये कहता है कि अगर कोई सेकंड अपील है, इफ देयर इज एनी सेकंड अपील, The High Court may, if the evidence on record is sufficient, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हाई कोर्ट अगर चाहे तो, यदि एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशियंट है तो डिटरमिन कर सकता है किसी भी इश्यूज को फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अपील। ये हाई कोर्ट का स्पेसिफिक पावर है जो मेंशन, मतलब मैं क्लियर कर दूं, हाई कोर्ट का क्या पावर है अपीलेट कोर्ट में, सेकंड अपील में क्या पावर है? कहते हैं हाई कोर्ट का सेकंड अपील में पावर यह है कि अगर कोई साक्ष्य आया है, कोई एविडेंस आया है, ऑन रिकॉर्ड है, सफिशियंट है, तो डिटरमिन कर सकता है किसी मैटर को तो उसी एविडेंस के बेस पर मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। अगर एविडेंस सफिशियंट है तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? मैटर को डिटरमिन कर सकती है, मैटर को खत्म कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। सिंपल सा मामला और कुछ नहीं। नाउ
तो यहां तक हमारा जो मामला है वो हो गया सेकंड अपील। तो पहले बात में हमने क्या करा, फर्स्ट में हमने क्या देखा, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, यानी एक तरीके से फर्स्ट अपील, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। दूसरे में हमने क्या देखा, सेकंड अपील, यानी फर्स्ट अपील सेकंड अपील। और तीसरा मामला अब हम क्या देखेंगे, अपील फ्रॉम ऑर्डर। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, ऑर्डर 43 है लिखा हुआ, ऑर्डर 43। नाउ अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, अब ऑर्डर पर अपील होगा। अब इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मामला क्या है, जो ऑर्डर यहां पर मेंशन किया हुआ है उसी पर हो सकता है और बाकी किसी पर नहीं हो सकता है। और इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको यहां से हमें देखना ही पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो हम यहां से देख सकते हैं, जस्ट ए सेकेंड। ये रहा अपील फ्रॉम ऑर्डर्स 43। पहला, एन ऑर्डर अंडर रूल 10 और ऑर्डर 7 रिटर्निंग ऑफ प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड टू प्रॉपर कोर्ट। क्या क्लियर करा, ऑर्डर 7 रूल 10, उसके अलावा ऑर्डर 7 रूल 10A, इसका क्या हो सकता है, ऑर्डर का अपील हो सकता है। उसी तरीके से ऑर्डर 9 रूल 9 अपील हो सकता है, ऑर्डर का अपील हो सकता है। ऑर्डर 9 रूल 13 हो सकता है। ऑर्डर 11 रूल 21, इसका भी अपील हो सकता है। इसके अलावा वैसे ऑर्डर्स जो यहाँ पर 21 और रूल 34 के अंदर हैं, उसका भी हो सकता है। सिमिलरली ऑर्डर 21 रूल 92 या रूल 72, इसमें अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो उस ऑर्डर का भी अपील हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी है ऑर्डर 22 रूल 9। तो यहाँ पर आप एक बार बस गो थ्रू कर लेना, कुछ नहीं करना है इसमें, एक एकदम शॉर्टकट की याद रखना है बस उसी पार्ट को। इसमें जितने भी ऑर्डर्स है उसको आपको एक बार एक जगह लिख के रखना है, बाकी उसको आपने एक दो बार रिवीजन कर लेना है, या 3 बार, जितना जिसको चाहिए उतने बार में हो जाएगा। एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के पर्पज से ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस के पर्पज से याद रखिएगा कि ऑर्डर 43 कहता है कि जो सिविल कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उन ऑर्डर के खिलाफ भी अपील फाइल की जा सकती है। और ऑर्डर पर भी अपील होती है, जरूरी नहीं कि डिक्री पर अपील हो। इन जनरल हम लोग क्या समझते हैं कि भाई डिक्री पर अपील होती है, लेकिन नहीं, यहां पर कह रहा ऑर्डर पर भी अपील पॉसिबल है। जब ऑर्डर पर अपील पॉसिबल है, इसके लिए यहां पर क्या मामला होता है, दैट इज ऑर्डर नंबर 4343, ऑर्डर पर अपील पॉसिबल है। नेक्स्ट, अब आते हैं आगे। मामला इसमें आएगा कि वो कौन कौन से कोर्ट हैं जहां पर ये अपील लाई कर सकती है, यानी अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर से अपील कहां पर लाई कर सकती है। तो इसका सीधा सा जवाब है वैसे कोर्ट में जहां पर मैटर का पहली बार सुनवाई किया गया उसके बाद वाली कोर्ट। सो अपील फ्रॉम एन ऑर्डर lies to the court to which an appeal lies from decree in the suit। भाई पहली बार किसी कोर्ट में पास करेंगे तो डिक्री आएगी। अब जिस कोर्ट में डिक्री गई, डिक्री के बाद अपील होती है, उसी कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं। मतलब सीधा इसमें कुछ बच्चों वाली बात ही सिंपल से आ रही है। इसमें बस ये कह रहा है कि भाई ऑर्डर्स है, ऑर्डर का अपील हो जाएगा, इन जनरल डिक्री का अपील होता है ऐसा, लेकिन हम यहाँ पर ऑर्डर की ही अपील की बात कर रहे हैं। तो किस किस ऑर्डर की अपील हो सकती है, तो इसका भी इन्होंने जवाब दे दिया क्लियरली कि हम उस ऑर्डर के अपील की बात करते हैं जो कि कहाँ पर आती है, वैसे मामले में आती है जहां पर जो ओरिजिनल कोर्ट है उसने कोई आदेश पास कर दिया है उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। और दूसरा हाई कोर्ट, जहां पर कोर्ट ने अपील फर्दर, कोर्ट में अपील फर्दर हुई नहीं है। तो दो कोर्ट्स आ गए, टू द कोर्ट टू विच एन अपील लाइज
फ्रॉम द डिक्री इन द सूट। ओके, नाउ अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए, और उसके बाद मैं एक समरी देने वाला हूं, आराम से समझिएगा, एकदम जो भी पॉइंट नहीं होगा क्लियर कर सकते हैं। अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील, सेक्शन हमारा हो गया 109 से लेके 112 तक। नाउ अब इसमें अगर ज़्यादा दिमाग ना लगाना चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, बट हाँ, यहाँ पर नॉर्मली जाता कहाँ है मामला सिविल का, बहुत साल चल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील अगर फाइल करना, देखिए एग्जाम के पर्पज से तो ठीक है, प्रैक्टिस में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट अपील होती है वही 10 साल चल जाती है, कभी सेकंड अपील होती है वो 15-20 साल चल जाती है। ऐसे ऐसे मैटर हम लोग देख रहे हैं जो 1981 का है और अभी तक नहीं डिस्पोज ऑफ हुआ है। एक ऐसा मैटर है जिसमें 92 का मैटर है, वो सारे जो पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, बेसिकली सारा जमीन को बेच दिया, मतलब उसमें था स्टे लगा हुआ कि जमीन नहीं बेचना है आपको, लैंड नहीं बेचना है, डिक्री में था, सारा जमीन बेच के बैठ गया है। और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं, हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो पेंडिंग चल रहा है तो चल रहा है, रात से नहीं 92 से चल रहा है। तो ना इसमें कुछ ज़्यादा नहीं तामझाम है, बहुत सिंपल सी बात है। कहता है सुप्रीम कोर्ट में अपील कब फाइल करेंगे, कैसे फाइल करेंगे, प्रोविजन क्या है। तो एग्जाम के पर्पज से मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेक्शन है 109 सीआरपीसी का, सीआरपीसी का नाम सॉरी सीपीसी का, सेक्शन है 109, जो सिंपली ये कहता है कि कोई भी अपील, एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। अपील कहाँ होगी, अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इन ए सिविल प्रोसीडिंग ऑफ अ हाई कोर्ट। कब, यदि हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी तब। तो जब तक हाई कोर्ट सर्टिफाई नहीं करती है तब तक अपील सुप्रीम कोर्ट में सिविल मामले की नहीं होती है। दूसरा, अब हाई कोर्ट क्या अप्लाई सॉरी हाई कोर्ट क्या सर्टिफाई करेगी, हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी कि भाई जो मामला आपके पास जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, वो मामला सिविल मैटर से रिलेटेड है, इस बात को सर्टिफाई करिए। इसमें लीगल बिंदु जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, ये सारी बातें वहां पर मेंशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ किन किन मामलों में किया जा सकता है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर लिख के देता हूँ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। लेट्स सी, सबसे पहला, अपील्स या अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। पहला मामला, चैप्टर 4, यहाँ पर मामला जा सकता है। दूसरा, जहां पर प्रोविजंस हैं, वेयर दी प्रोविजंस कंटेन्ड इन द सीपीसी। तीसरा मामला, जहां पर राइट ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं, एंड एक्सप्रेसली लेड डाउन अंडर आर्टिकल 133। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जब भी देखिए, जब भी हमको कोई मैटर फाइल करना होगा तो टाइम लिमिटेशन कितना है, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। नोट कर लीजिए, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। नेक्स्ट, अदरवाइज 60 दिन का टाइम लिमिट होता है, 60 डेज, जहां पर हाई कोर्ट ने अनुमति देने से मना कर दिया। सो वेयर लीव इज रिफ्यूज्ड बाय द हाई कोर्ट। तो जहां पर हाई कोर्ट ने लीव देने से मना कर दिया वहां पर 60 दिन, अदरवाइज 90 दिन का टाइम लिमिट होता है एप्लीकेशन मूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फॉर लीव टू अपील। ओके, चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कायदे से स्टॉप, और ये